प्यारे विद्यार्थियों, छोटे भाइयों बहनों, मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में आपका स्वागत है। आइए आज के घटनाक्रम की शुरुआत करने से पहले आप सबसे निवेदन करूंगा कि तेजी से शेयर कर दीजिए ताकि सारी चीजें प्रतियोगी विद्यार्थियों तक पहुंच सकें। सबसे पहले घटनाक्रम में हम लोग आज बात करेंगे और उसमें ऐतिहासिक घटनाक्रम होगा। ऐतिहासिक घटनाक्रम में कौन सी महत्वपूर्ण बातें आज की तारीख में हुई हैं, इन पर चर्चा करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आज 28 दिसंबर है और 28 दिसंबर के दिन बहुत बड़ी एक घटना भारत में घटी जो 1885 में, और इसका बहुत बड़ा हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान रहा। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय नेशनल कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ, जिसे आईएनसी बोलते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसका गठन हुआ। इतिहास में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है, आप जानते हैं। डब्ल्यू सी बैनर्जी इसके पहले अध्यक्ष बने और एओ ह्यूम इन्होंने इसकी स्थापना में भूमिका निभाई। हालांकि इस पार्टी का जब गठन किया गया था तो उद्देश्य ये था कि अंग्रेजों के बीच, इंग्लिश और जो भारतीय संगठन है उनके बीच एक सेफ्टी वॉल्व के रूप में कार्य करना। सेफ्टी वॉल्व, ताकि कोई भी बातचीत हो तो एक बीच में परामर्श करने वाला एक ग्रुप होना चाहिए। ऐसी भावना के साथ में चीजें आई। बाद में ये राष्ट्रवादी बन गए और पूरी तरीके से राष्ट्रवाद का उदय हुआ और फिर सभी लोगों ने मिलकर के चीजों को आगे बढ़ाया। स्वाधीनता आंदोलन की शुरुआत हुई, गांधी जी का आगमन हुआ। इतिहास की बहुत सारी चीजें आप जानते हो। तो ये आज की तारीख इस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है प्यारे विद्यार्थियों। आज ही की तारीख में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन बंबई में हुआ। ये देखिए, बंबई में हुआ। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में ये पहली मीटिंग बंबई में हुई। आज मुंबई जिसे हम कहते हैं, उस समय का बंबई राज्य हुआ करता था और इसमें 72 प्रतिनिधि शामिल हुए। इसकी घटना के बारे में मैंने आपको बताया है और ये फर्स्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 का चित्र है, जिस समय लोग उपस्थित हुए हैं, सभी लोग इसमें बैठे हुए हैं। तो ये इतिहास की दूसरी बड़ी घटना है। उस दिन इसका गठन हुआ और पहली मीटिंग हुई, पहला सम्मेलन हुआ। ये बातें आपको बताइए। प्यारे विद्यार्थियों, 1950 में द पीक डिस्ट्रिक्ट ब्रिटेन का पहला राष्ट्रीय पार्क बना। द पीक डिस्ट्रिक्ट ब्रिटेन का पहला राष्ट्रीय पार्क बना। ठीक है, तो नाम याद रखिएगा, द पीक डिस्ट्रिक्ट, नाम याद रखिएगा। उन्नीस में 28 दिसंबर के दिन सोवियत संघ ने परमाणु परीक्षण किया। हम लोगों ने 1974 में किया और बाद में किया, लेकिन सोवियत संघ ने 1957 में ये परमाणु परीक्षण किया। आज दुनिया में सबसे ज्यादा जो परमाणु हथियार हैं, एटॉमिक वेपन हैं, ये रूस के पास है। सबसे ज्यादा परमाणु हथियार रखने वाला देश है। इसके बाद अमेरिका है और अदर कंट्रीज हैं। 1984 को आज ही के दिन राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में जीत मिली। आज जो कंप्यूटर का युग आप देखते हो, तो बहुत बड़ा योगदान राजीव गांधी का है और एक प्रभावी व्यक्तित्व रहे अपने जीवन काल में। तो इनके नेतृत्व में, राजीव गांधी जी के नेतृत्व में, कांग्रेस पार्टी को लोकसभा में जीत मिली, बहुमत मिला। 1977
हिंदी कवि सुमित्रा नंदन पंत का निधन हुआ। सुमित्रा नंदन पंत हिंदी के एक बहुत बड़े कवि थे। इन्हें हिंदी भाषा का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है साहित्य के क्षेत्र में। हिंदी भाषा के लिए किसको मिला है? सुमित्रा नंदन पंत को। सुमित्रा नंदन पंत, इन्होंने पुस्तक इनकी है चिदम्बरा पुस्तक। हालांकि जब आप ज्ञानपीठ की बात करोगे तो ज्ञानपीठ के बारे में ध्यान रखना होगा कि 22 भाषाओं में से किसी भाषा के लिए मिलता है, और 22 भाषाओं का उल्लेख हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में है। ये सभी प्रश्न परीक्षाओं में आ रहे हैं, इससे ध्यान रखने की आवश्यकता है। 22 भाषाएं हैं, उनमें से 8वें अनुसूची का उल्लेख किया गया है। इन्हीं भाषाओं में ही ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, इस बात को याद रखिएगा। चिदम्बरा इनकी पुस्तक का नाम है, चिदम्बरा, ठीक है। और ये इनका निधन हुआ, ये दुखद खबर। प्यारे विद्यार्थियों, आज की महत्वपूर्ण घटनाक्रम क्या है जिस पर नजर डालना चाहिए आपको? देखिए, घटनाक्रम क्या है। टाटा समूह ने 1 जनवरी 2023 से, टाटा समूह देश का बहुत बड़ा अग्रणी समूह है, ने आलोक सिंह को अपने कम लागत वाले एयरलाइन व्यवसाय का प्रमुख नियुक्त किया है। तो ध्यान रखिएगा सारी बातों को। मैं क्वेश्चंस को समझाने के दृष्टिकोण से पॉइंट्स को बहुत बार ब्रेक करके समझाता हूँ। उतने तरह के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में बन सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा हर पार्ट को। कम लागत वाले एयरलाइन व्यवसाय में एयर इंडिया एक्सप्रेस शामिल है। वर्तमान में टाटा समूह 4 एयरलाइन का संचालन कर रहा है। टाटा समूह के पास में 4 एयरलाइंस है। कौन कौन सी हैं? वे हैं एयर इंडिया, अभी एयर इंडिया प्राप्त हो गया उसे, एयर इंडिया एक्सप्रेस, एयर एशिया इंडिया और विस्तारा के बारे में पूर्व में भी चर्चा की थी आपसे। विस्तारा सिंगापुर एयरलाइंस के टाटा के एक संयुक्त उद्यम है, यानी सिंगापुर एयरलाइंस के साथ में विस्तारा का कोलैबोरेशन है और उसके आधार पर चीजें हैं। तो 4 एयरलाइंस का संचालन करता है, लेकिन अभी क्या कहा जा रहा है कि 1 जनवरी 2023 से क्या हुआ है कि 2 कम लागत वाली एयरलाइन में चीजें चलेंगी, और वो कौन सी होगी? एयर एशिया इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस। इन 2 के बारे में आपको बताया गया है, ध्यान रखिएगा, ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो 1 जनवरी से ये सारी चीजें होने जा रही हैं, और उसमें आलोक सिंह को, जो ये दोनों हैं जो कम लागत वाली हैं, इनका जो है क्या बनाया गया है? इनका उसको चीफ बनाया गया है, इसका प्रमुख नियुक्त किया गया है। इसलिए ये नाम आपको याद करना बहुत जरूरी है, आलोक सिंह। तो ये ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न पर आ जाइए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की बात हो रही है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का आगामी चंद्रयान 3 मिशन संयुक्त राज्य अमेरिका के वैज्ञानिक उपकरणों को ले जाएगा। देखिए क्या कह रहे हैं कि इसरो आगामी चंद्रयान 3 मिशन संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के वैज्ञानिक उपकरणों को ले जाएगा। चंद्रयान मिशन 2 में भी अमेरिकी वैज्ञानिक उपकरण थे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत ने पिछले 5 वर्षों में विशेष रूप से अंतरिक्ष अन्वेषण में सहयोग के लिए 4 सहकारी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये जो हमारा चंद्रयान 3 है, चंद्रयान 3, इसमें हम यूएसए के उपकरणों का भी प्रयोग कर रहे हैं, उनको ले जा रहे हैं। देखिए, चंद्रमा पर जो हमारे मिशन हुए हैं उनमें कहीं ना कहीं हमने बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्वेशन में रखा है। अगर चंद्रयान 1 देखें, 2 देखें, तो हीलियम 3 के बारे में पता चला, वहां पर कौन कौन सी खनिज है, क्या है, इनके बारे में भी मालूम चला। और जो लूनर जो फोटोग्राफ्स है, जो उन सब का भी हम लोगों ने अध्ययन किया। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा मिशन है, और चंद्रयान 3 के माध्यम से हम निश्चित रूप से कुछ नई बातों का पता लगाएंगे। ये एक
उद्देश्य होगा। उसमें अमेरिकी सहयोग भी है और इस संदर्भ में हमारे दस्तावेजों में हस्ताक्षर भी हुए हैं, तो इसे ध्यान रखिएगा। अभी चंद्रयान से जुड़ी हुई और जानकारियां आएंगी, उन्हें भी अपने नोट्स में कवर करते रहिएगा, क्योंकि एक ही बात नहीं होने वाली है, बहुत सारी घटनाओं को मिला के क्वेश्चन के आंसर बनते हैं। ब्रिटेन की एक प्रतिष्ठित पत्रिका की ओर से तैयार की गई सदाबहार महान 50 अभिनेता और अभिनेत्रियों की सूची में बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान इकलौते भारतीय। एक ब्रिटेन की पत्रिका है जिसने क्या किया है कि एक अपने यहाँ पर एक सदाबहार महान 50 अभिनेता और अभिनेत्रियों की सूची बनाई है। यानी सिंपल भाषा में कहा जाए कि एक 50 हीरो हीरोइन की एक सूची बनाई है। उस सूची में भारत के जो है वो शाहरुख खान है। कम से कम कोई आ गया, ये बहुत बड़ी बात है कि भारत के शाहरुख खान को इसमें जगह मिली है। एम्पायर पत्रिका ने 57 वर्षीय शाहरुख खान को अपनी सूची में शामिल किया है। इस सूची में हॉलीवुड के बेहतरीन कलाकार डेंजल वॉशिंगटन, टॉम हैंक्स, एंथोनी मार्लन ब्रेंडो, मेरिल स्ट्रीप और जैक निकोलसन समेत अन्य लोग शामिल हैं। तो आपको अपने भारत का जरूर याद रखना चाहिए कि हमारे 57 वर्षीय शाहरुख खान को भी जगह मिली है, ये इंपॉर्टेंट है। तो आप जो नाम देख रहे थे इसको याद रखिएगा। पत्रिका कौन सी है? एम्पायर। इस पत्रिका का नाम है एम्पायर। एम्पायर पत्रिका ने ऐसा कार्य किया है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये शाहरुख खान का नाम इस समय चर्चा में है, आप देख ही रहे हो, भगवा वाला मामला चल रहा है और पठान फिल्म आ गई है, उस संदर्भ में कुछ न कुछ चीजें आ रही हैं, आए दिन विवाद का विषय बने हुए हैं। बेशरम रंग वाला गाना चल रहा है, तो आपको आइडिया है इन्हें सदाबहार वाली टीम में शामिल किया गया। प्यारे विद्यार्थियों, अगली इंपॉर्टेंट जानकारी क्या है? उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक ने ड्रिंक फ्रॉम टैप शुरू किया है। ध्यान दीजिएगा, उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। इन्होंने क्या किया है? ड्रिंक फ्रॉम टैप सुविधा शुरू की है। यह परियोजना उड़ीसा के 19 शहरों और कस्बों में शुरू की गई है, जिसके तहत घरों में स्थापित पानी के नलों के माध्यम से 24x7 पीने के पानी की आपूर्ति की जाएगी। इससे पहले यह सुविधा पहले पुरी और फिर गोपालपुर में शुरू की गई थी। उन्होंने यह भी कहा कि इस सुविधा से शहर के लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा। ये सुविधा से 5G है, ये थोड़ा सा प्रिंटिंग में गड़बड़ी आई है। 5G पहल के तहत लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा। तो देखिए क्या है, इनका नाम याद रखिएगा, बहुत ही प्रभावी व्यक्तित्व है और एक अच्छे नेता के रूप में जाने जाते हैं। इनके पिता भी मुख्यमंत्री रहे, नवीन पटनायक। इन्होंने क्या किया है? ड्रिंक फ्रॉम टैप सुविधा, ड्रिंक फ्रॉम टैप, ये फैसिलिटी की है। और घरों में नलों में क्या होगा? 24x7 पानी आएगा। सीधी बात ये है, इसको याद रखिएगा। पानी आज के जीवन की बहुत आवश्यकता है और उस दिशा में ये बड़ा कार्य किया गया है। और पहले चरण में इन्होंने पुरी में और गोपालपुर में इसको शुरू किया था। तो पुरी और गोपालपुर में शुरू किया गया। पुरी का मतलब आप जानते हैं, जगन्नाथ धाम वहां पर है, और गोपालपुर। इस प्रश्न को ध्यान रखिएगा, योजना पूछी जा सकती है। ड्रिंक फ्रॉम टैप सुविधा कहाँ शुरू की गई, किस राज्य में है, किस व्यक्ति ने शुरू की, उसका उद्देश्य क्या है? 24x7 पानी है। पहले चरण में कहाँ पर? पुरी और गोपालपुरा में शुरू किया गया। तो इन सारी बातों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चंस कहीं जाने वाले नहीं है। सब क्वेश्चंस आपको छोटी परीक्षाओं से लेकर या एक दिवसीय परीक्षाओं से लेकर सिविल सर्विसेज तक आपको प्रश्न मिलेंगे। आगामी पीसीएसजे की परीक्षाओं की स्थिति बन रही है, फरवरी में एग्जाम की डेट आ रही है और इस संदर्भ में एक स्पेशल प्रोग्राम भी मैं लेकर आने वाला हूँ। टारगेट होगा, वो निःशुल्क प्रोग्राम लॉन्च करने जा रहा हूँ, जिसमें एक एमसीक्यू लेकर आ रहा हूँ उन बच्चों के लिए जो सिविल सर्विसेज की तैयारी के अलावा जो स्पेशली जुडिशरी की तैयारी में इन्वॉल्व। तो ये क्वेश्चंस आपको हर जगह मिलने वाले हैं, चाहे जहाँ पे जो भी परीक्षा देखेंगे आप वहाँ दिखाई पड़ेंगे। तो आइए अगले घटनाक्रम पर हम लोग चल रहे हैं। अगले घटनाक्रम में क्या है, ध्यान दीजिए। रोहिणी नैयर पुरस्कार ग्रामीण विकास के लिए श्री केम संगतम को प्रदान किया जाएगा। कौन सा पुरस्कार है? रोहिणी पुरस्कार देखिएगा कौन सा है।
रोहिणी नैयर पुरस्कार ग्रामीण विकास के लिए किसे दे रहे हैं? सेथरी केम संगतम, इनको दिया जाएगा। सेथरी केम संगतम को ग्रामीण विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए पहले रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने पूर्वी नागालैंड में 1200 सीमांत किसानों की आय को तिगुना करने में मदद की। इन्होंने क्या किया है? पूर्वी नागालैंड में 1200 सीमांत किसानों आय को तिगुना किया है। यह पुरस्कार नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने प्रदान किया। एक बहुत बड़ा कदम है। किसी आदमी के प्रयास से, किसी के योगदान से अगर लोगों का जीवन स्तर बेहतर होता है तो निश्चित रूप से एक बहुत ही ऐतिहासिक पहल है। तो इनका नाम याद रखिएगा। एक तो ये आप याद रखिएगा कौन सा पुरस्कार है, तो उस पुरस्कार का नाम याद रखना बहुत जरूरी होता है। रोहिणी नैयर पुरस्कार किसको मिला है? ये नाम याद रखिएगा, सेथरी केम संगतम, इनको मिला हुआ। ठीक है ना। और ये पुरस्कार में क्या बात आई है कि 1200 लोगों की आय को, जो 1200 सीमांत किसान हैं, इनकी आय को 3 गुना कर दिया गया है। इनके द्वारा ऐसा कुछ काम कराया गया जिससे इनकी आय कितनी हो गई? 3 गुना हो गई है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। नीति आयोग के द्वारा ये पुरस्कार दिया गया है और नीति आयोग की सुमन बेरी ने इस पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया है। आइए अगले घटनाक्रम में चलते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जो भी बातें बताई जा रही हैं कोशिश करिए कि उन्हें आप लिख सके, और अगर आप लिखते हैं तो निश्चित रूप से आपको तैयार हो जाएंगी, समझ में आएंगी। जीवन में बहुत सारी तकलीफों से भरे हुए जीवन होता है, कष्ट होते हैं, सबके जीवन में खुशियां नहीं होती, लेकिन उनमें जो बैलेंस कर ले जाते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं, और जो फेल हो जाते हैं वो फेल हो जाते हैं। उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता। तो अगर आप विद्यार्थी हैं तो अभी तो आपको बहुत संघर्ष करना है। जीवन का सबसे सुगम, सबसे आसान समय विद्यार्थी जीवन होता है। अगर आप पढ़ने के अलावा कोई काम सोचते हैं तो सोच लीजिए बहुत कठिन है। चाहे जिस दिशा में आप प्रयास करिए वो सब कठिन है। सबसे आसान काम दुनिया का अगर कुछ है तो पढ़ना है। कोशिश करिए, चीजों को समझने का प्रयास करिए, है ना। तो यहाँ देखेंगे कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोमई ने घोषणा की कि 26वां राष्ट्रीय युवा उत्सव 2023, यानी कल भी इस पर चर्चा आपसे की थी कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री क्या है, बसवराज बोमई ने 26वां राष्ट्रीय युवा उत्सव 2023 हुगली धारवाड़ के जुड़वा शहरों में आयोजित किए जाने के लिए बात की गई है कि आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन नरेंद्र मोदी 12 जनवरी 2023 को करेंगे। ठीक है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों में से एक के सहयोग से किया जाता है। अब ये 12 जनवरी आप जानते हो कि ये स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस है। स्वामी विवेकानंद, जिनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, जिन्हें बचपन में बोलते थे, इनका नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। ये इनका जन्मदिन माना जाता है 12 जनवरी को। इसे हम युवा दिवस के रूप में मनाते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस। तो इसी दिन जो है इस चीज का उद्घाटन भी होना है। और कहाँ हो रहा है? हुगली धारवाड़ जो जुड़वा शहर है वहां पर इसका उद्घाटन हो रहा है। तो इसमें अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहां पर उपस्थित होने जा रहे हैं। इन बातों को ध्यान रखिएगा। भारत सरकार ने वरिष्ठ राजनयिक सुहेल एजाज खान को सऊदी अरब में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया है। ये अपॉइंटमेंट को ध्यान रखिएगा कि भारत सरकार ने वरिष्ठ राजनयिक सुहेल एजाज खान को सऊदी अरब में भारत का राजदूत नियुक्त किया है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सुहेल एजाज खान 1997 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी, जो भारतीय विदेश सेवा है, इंडियन फॉरेन सर्विसेज से आए हैं और वर्तमान में लेबनान में भारतीय राजदूत के रूप में कार्यरत है। खान ने सितंबर 2017 और जून 2019 के बीच मिशन के उप प्रमुख के रूप में रियाद में भारतीय दूतावास में काम किया है। डॉक्टर सुहेल एजाज खान औसाफ सईद का स्थान लेंगे। यानी कौन? इनके सक्सेशन वाली बात आ रही है तो किसकी जगह आ रहे हैं? औसाफ सईद की जगह लेंगे, जो भारतीय विदेश सेवा 1989 बैच के अधिकारी हैं। डॉक्टर सुहेल एजाज खान
बहुत जल्द अपना कारोबार संभालेंगे। तो एक नाम आपको याद रखना है कि इस समय सऊदी अरब, ध्यान रखना है क्या चीज, सऊदी अरब में राजदूत कौन बन रहा है हमारे यहाँ से, किसको राजदूत अपॉइंट किया जा रहा है, उनका नाम है सुहेल एजाज खान। ये अपॉइंटमेंट है, जरूर ध्यान रखिएगा, आगामी परीक्षाओं में आपको दिख सकता है। हमारे संबंध भी सऊदी अरब से बहुत बेहतर हो रहे हैं। दुनिया भर की चर्चाएं और दुनिया भर के धार्मिक मुद्दों के बावजूद भी हमारे संबंध जो है सऊदी अरब से बेहतर हुए हैं। अभी वहां पर मंदिर का भी निर्माण कराया गया है और वहां पर ढेर सारी चीजें, घटनाक्रम जो हो रहे हैं वो जाति धर्म से ऊपर उठकर हो रहे हैं, परस्पर संबंधों को बेहतर करने के लिए हो रहे हैं। आठवीं खबर क्या है, पूर्वी नागालैंड। पूर्वी नागालैंड का एक हिस्सा आदिवासी जीवन के उस पुराने दौर से बाहर निकल चुका है। आज यहाँ के ग्रामीण फलों के बागों के जरिए जमकर कमाई कर रहे हैं। इसका श्रेय जाता है 40 साल के सैत्री संगतम को। संगतम अमेरिका में अपने करियर को छोड़कर गांव लौटे और उन्होंने ग्रामीणों को इसके लिए प्रेरित किया। अभी कुछ देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि रोहिणी ग्रामीण पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। तो यहाँ उन्होंने कहा कि आदिवासी जीवन उस पुराने दौर से बाहर निकल चुका है और अब फलों के बागों के जरिए जम करके कमाई कर रहे हैं। इसीलिए देखिए 3 गुना हो गया है। 40 साल के संगतम जो कि अमेरिका में अपना कैरियर छोड़कर चले आए हैं, ऐसे ही लोगों से देश बनता है, दुनिया बनती है, जिन्होंने अपना जीवन समाज के किसी ऐसे काम के लिए लगा दिया जो सिर्फ उनका नहीं है बल्कि जन सामान्य का है। तो ऐसे लोग ही इतिहास बनते हैं और ये संगतम जी का नाम आप याद रखिएगा कि इनकी वजह से पूर्वी नागालैंड, याद रखिएगा पूर्वी नागालैंड का जो एसटी एरिया है ये जो है काफी मजबूत हुआ है और लोग बाग जो पुरानी कल्चर होती है उससे हटकर अब फलों का बाग लगा रहे हैं और फलों के बाग से उनकी आय बढ़ गई है और यहाँ तक कहा जा रहा है कि 3 गुना हो गई है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, एक परीक्षा में क्वेश्चन बन सकता है। सारे विद्यार्थियों, 9वीं खबर क्या है, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हेमंत गुप्ता को नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। देखिए क्या कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ने क्या किया है, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हेमंत गुप्ता को नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर है ना, जहां पर दोनों के बीच में बातचीत हो सकती है पार्टीज में। वह सुप्रीम कोर्ट के 4 साल के कार्यकाल के बाद 16 अक्टूबर को रिटायर हो गए थे, यानी सेवानिवृत्त हुए थे। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता ने कर्नाटक हिजाब प्रतिबंध मामले में फैसले सहित कई अहम फैसले लिए। जीवन में न्यायाधीशों के कुछ फैसले होते हैं जो चर्चा का विषय होता है, तो इनका ये फैसला बड़ा रहा क्योंकि एक बड़ा मुद्दा रहा हिजाब को लेकर के। भारत में हिजाब को लेकर जहां पर दिक्कतें थी, वहीं ईरान में हिजाब को ना पहनने की बात थी। ये मुद्दे अलग अलग देशों में अलग अलग जगह उठते हैं, ये अलग अलग बातें हैं। फिलहाल इन्होंने इस पर अपना निर्णय दिया था, इस वजह से चर्चा में रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं और इन्हें अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो नाम याद रखिएगा, इनका नाम क्या है, हेमंत गुप्ता। ये याद रखना है आपको। अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र के क्या बनाए गए हैं, अध्यक्ष बनाए गए हैं। और कौन है ये, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं। इतनी बातें याद रखनी है, इतनी बातों से ही आपकी चीजें परीक्षाओं में मिल सकती है। 10वीं इंपॉर्टेंट बात क्या है, ध्यान दीजिएगा। नई दिल्ली स्थित भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण मुख्यालय ने प्रतिष्ठित GRIHA अनुकरणीय प्रदर्शन पुरस्कार 2022 जीता है। तो ये आप नाम बस ऐसे सुन लीजिए, बाकी तो ठीक है, अब इसकी व्याख्या की बहुत आवश्यकता नहीं है। GRIHA अनुकरणीय प्रदर्शन पुरस्कार जीता है, किसने जीता है, नई दिल्ली स्थित भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने।
विशिष्ट पहचान प्राधिकरण क्या करता है? हम लोगों के आधार कार्ड बनाता है, जिसके माध्यम से हमारे थंब इम्प्रेशन, हमारे फिंगर्स के इम्प्रेशन, हमारे आँख की चीजों को लिया जाता है। तो ये सब चीजें क्या है, उसी के संदर्भ में कह रहे हैं कि GRIHA पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 11वीं न्यूज क्या है, ध्यान दीजिएगा। पहलगाम समेत कई स्थानों पर पारा हिमांक बिंदु के नीचे चले जाने के साथ ही कश्मीर घाटी में भयंकर सर्दी, चिलई कला का दौर शुरू हो गया है। तो चिलई कला हैज स्टार्टेड इन कश्मीर वैली। तो हिमांक से भी नीचे चला गया है ना, ये बात ध्यान रखना है। अब आपके सामने एक क्वेश्चन सीरीज आ रही है जो करंट अफेयर से जुड़ी हुई है, ध्यान दीजिएगा। कोशिश करिए जवाब देने का, और अगर आप सही जवाब देते हैं तो अच्छी बात है, अन्यथा प्रयास करिए। वर्ल्ड टेबल टेनिस 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी श्रीलंका। उसका कौन मेजबानी करेगा? फटाफट जवाब दीजिए। सारे विद्यार्थियों, इसके संदर्भ में सही उत्तर है इंडिया। यानी इस टेबल टेनिस, वर्ल्ड टेबल टेनिस 2023 की मेजबानी कौन करने जा रहा है? हमारा भारत देश करने जा रहा है, याद रखिएगा। सारे विद्यार्थियों, इस वर्ष 2023 में भारत बहुत सारे संगठनों की अध्यक्षता कर रहा है, बहुत सारे मैचेस और सारी चीजों में शामिल हो रहा है। तो परीक्षाओं में क्वेश्चन भी बनेंगे, उन्हें याद रखिएगा। गोवा की राजधानी पणजी 27 फरवरी से 5 मार्च 2023 तक गोवा विश्वविद्यालय परिसर के श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में भारत के पहले विश्व टेबल टेनिस स्टार कंटेंडर श्रृंखला टूर्नामेंट की मेजबानी करेगी। इस कार्यक्रम की मेजबानी गोवा सरकार और टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से स्तूप एनालिटिक्स नामक कंपनी के द्वारा की जाएगी। तो ये ध्यान रखना है, कौन सी कंपनी है? स्तूप एनालिटिक्स है इसका नाम, इसके द्वारा की जा रही है। और दूसरा क्या कहा जा रहा है कि कब से कब आयोजन होगा? तो ये आयोजन होगा 27 फरवरी से 5 मार्च 2023। बाकी स्थान तो उतना पूछा नहीं जाता, कहाँ होगा? तो पणजी में होगा, ये याद रखिएगा, पणजी गोवा में। तो परीक्षा में ये क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए आपको इनका ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। तो ये परीक्षा के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया कि विश्व स्तरीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो वो है आंसर पणजी। चलिए, आपके सामने एक चेहरा आ गया है मुस्कुराता हुआ, और बहुत बड़ी बात है। सानिया मिर्जा किस देश की पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट बनेंगी? देखिए, बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम। जहां मुस्लिम समाज में बहुत शिक्षा को मौका नहीं मिल पाता, जहां पर बहुत सारी बंदिशें शामिल हैं, वहां पर पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट बनने जा रही है। और वो कौन है? ऑप्शन है, उनका नाम है सानिया मिर्जा। और वो किस देश की है? क्वेश्चन ये है आपके सामने। इंडिया, पाकिस्तान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। प्यारे विद्यार्थियों, ये बहुत अच्छा प्रश्न है और इसका आंसर है ए, भारत। ये सानिया मिर्जा भारत की हैं। ये एक सानिया मिर्जा को आप जानते हैं, और ये दूसरी सानिया मिर्जा हैं जिन्होंने फाइटर पायलट के रूप में अपने कैरियर की शुरुआत की है। ये उत्तर प्रदेश की हैं, और उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर की है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मिर्जापुर की है। तो ये इनका नाम याद रखिएगा। मिर्जापुर सीरीज भी आपने देखी होगी, लेकिन एक बड़ा व्यक्तित्व भी आपके सामने आ गया, उसको भी देखिएगा। सारे विद्यार्थियों, सानिया मिर्जा भारत की पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट बनेंगी। यूपी के मिर्जापुर की रहने वाली सानिया मिर्जा का भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट के तौर पर चयन हुआ है। 2022 एनडीए की परीक्षा में फाइटर पायलट में महिलाओं के लिए केवल 2 सीटें आरक्षित थी। शिवांगी सिंह राफेल लड़ाकू विमान के लिए भारत की पहली महिला पायलट थी। तो इनका भी नाम इन्हीं के साथ याद रख लीजिए कि राफेल विमान जो आया है अभी फ्रांस से, कहाँ से आया है? राफेल फ्रांस से आया है। राफेल की 36 विमान की खरीद फरोख्त हमारी पूरी हो गई है। इस संदर्भ में मैंने आपको पूर्व की कक्षाओं में बताया था। तो उसको चलाने वाली महिला बनी है शिवांगी सिंह। और फाइटर पायलट के रूप में जो बैच आया है 2022 का, एनडीए में महिलाओं को योगदान को रखा गया है, उस बैच से ये निकल कर के आई हैं आपकी, जिनका नाम है सानिया मिर्जा, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर की।
तो ये ध्यान रखिएगा, अच्छा प्रश्न है, परीक्षाओं में पूछा जाना चाहिए। ये महिला सशक्तिकरण से जुड़ा हुआ है और निश्चित रूप से ऐसी चीजों से देश में महिलाओं का दर्जा बराबरी का आता है। किस राज्य ने हाल ही में वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 को मंजूरी दी है? बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। Which state has recently approved the warehousing and logistics policy 2022? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तराखंड। ये वेयर हाउसिंग पॉलिसी को मंजूरी देने वाला कौन सा राज्य है? बहुत अच्छा प्रश्न है और ये परीक्षाओं में मिलना चाहिए आपको। इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने वेयर हाउसिंग को मंजूरी दी है। ये ध्यान रखिएगा, परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा प्रश्न है ये, तो इसको याद रखिएगा। प्यारे विद्यार्थियों, डेली कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आता हूँ। मेरा प्रयास होता है कि आपके जीवन में किसी स्तर पर मदद कर सकूं, अच्छे प्रश्नों के माध्यम से आपके नॉलेज के स्तर को ऊपर उठा सकूं, इसलिए ध्यान रखिएगा, सारे प्रश्नों को लिखते रहिएगा। उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी गुप्ता ने कहा कि इससे $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने में मदद मिलेगी। इस पॉलिसी की मंजूरी फरवरी 2023 में लखनऊ में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले आई है। इसके तहत एक मजबूत ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क तैयार करने और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने में मदद मिलेगी। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री हैं नंद गोपाल नंदी, प्रयागराज से आते हैं। इनकी पत्नी भी वर्तमान में जो है यहाँ की मेयर है। तो इनके द्वारा इस योजना के संदर्भ में जानकारी दी गई है, इसे आप याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस भारतीय रेसलर को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामित किया गया है? किस भारतीय रेसलर को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामित किया गया है? ऑप्शन ए अंशु मलिक, ऑप्शन बी दिनेश फोगाट, ऑप्शन सी अंतिम पंघाल, ऑप्शन डी साक्षी मलिक। कौन है बताइए फटाफट, बहुत अच्छा प्रश्न है। प्यारे विद्यार्थियों, ये अच्छे प्रश्न आ रहे हैं। रेसलर्स के बारे में हम लोगों ने पहले भी चर्चा की है कि भारत में 3-4 चीजें बहुत अच्छी हैं। एक तो ये कुश्ती वाला हमारे यहाँ बहुत अच्छा है, तीरंदाजी है, निशानेबाजी है ना, और भाला फेंक में हम लोगों ने ओलंपिक पाया है। इसका आंसर है अंतिम पंघाल। अंतिम पंघाल, ये नाम याद रखिएगा। ये उभरता हुआ व्यक्तित्व है और ये परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। प्यारे विद्यार्थियों, भारत की स्टार महिला रेसलर अंतिम पंघाल को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर सम्मान के लिए नामित किया गया है। अंतिम पंघाल U20 रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाली भारत की पहली रेसलर बनी है। वह हरियाणा के हिसार जिले की रहने वाली हैं। उन्होंने इस साल U23 एशियन चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल भी जीता है। तो ध्यान रखिएगा कि अंतिम पंघाल ने क्या किया है, U20 रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड जीता है और कहाँ की भारत की पहली महिला रेसलर भी बनी है। तो जीतने वाली हरियाणा के हिसार की रहने वाली है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और उन्हें U23 में सिल्वर मेडल से सम्मानित किया गया। तो एक महिला है, महिला खिलाड़ी है, रेसलर है, और जिनकी वजह से ये सारे सम्मान भारत को प्राप्त हुए हैं। तो याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है, परीक्षाओं में आना चाहिए। सरकारी योजनाओं और नीतियों के संदर्भ में पीएमजी दिशा किससे संबंधित है? देखिए, ये एक पीएमजी दिशा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएमजी दिशा आ सकता है, किससे संबंधित है? वुमेन सेफ्टी प्रोग्राम, डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम, स्पोर्ट्स अवेयरनेस प्रोग्राम और स्टार्टअप इकोसिस्टम। ये फटाफट इसका ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न है और मैंने इससे पूर्व में चर्चा भी आपसे की है। प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह के प्रश्न परीक्षाओं में जब आते हैं तो इनके लिए गड़बड़ी नहीं करनी है। इसका आंसर है बी डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम। याद रखिएगा, डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम इसका आंसर है, यानी डिजिटल साक्षरता की बात की जा रही है। ये परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है।
प्रतिदिन प्रश्नों के साथ साथ उनकी एक्सप्लेनेशन और उनके आंसर्स को डिस्क्राइब करता हूँ, ये सोच करके कि आप बहुत सारी चीज़ों को कलेक्ट कर रहे होंगे। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री ने लोकसभा में डिजिटल साक्षरता पर जानकारी साझा की। भारत सरकार ने जनता को डिजिटल साक्षरता प्रदान करने के लिए 2 योजनाएं, राष्ट्रीय डिजिटल डिजिटल साक्षरता मिशन और डिजिटल साक्षरता अभियान लागू की है। तो आप इसे याद रखिएगा, हमने आपको ये प्रश्न बता दिया है कि इसका उत्तर क्या है, इसे ध्यान रखिएगा। परीक्षा में ऐसे प्रश्न आपके सामने आ सकते हैं। एक और उसी तरह का प्रश्न आपके सामने आ गया, समर्थ योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? समर्थ योजना, ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। समर्थ योजना अच्छा प्रश्न है, आपको जानकारी होनी चाहिए। इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, यानी वस्त्र मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय से संबंधित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये अच्छा प्रश्न है। समर्थ योजना परीक्षा में पूछी जा सकती है, तो दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। प्यारे विद्यार्थियों, भारत सरकार के हालिया आंकड़ों के अनुसार समर्थ योजना के तहत पिछले 3 सालों में 13,235 से अधिक कारीगरों को प्रशिक्षित किया गया है। समर्थ एक प्रमुख कौशल विकास योजना है जो वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आती है। यह योजना वस्त्र उद्योग में कौशल की कमी को पूरा करने तथा क्षमता निर्माण के लिए शुरू की गई है। तो भारत सरकार की जो योजना है उसने कितने लोगों को प्रशिक्षित किया है? 13,235, बहुत बड़ी बात है। और इसका क्रियान्वयन कहाँ से हो रहा है? वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आती है, ये आपको याद रखना है। तो ये ध्यान रखेंगे तो अच्छा प्रश्न आपके सामने है कि किस उद्देश्य के लिए बनाया गया और कौन सा मंत्रालय इसको देखता है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलिए, YouTube आप देख रहे हो और YouTube का एक क्वेश्चन भी आपके सामने आ गया है। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार YouTube ने भारत की जीडीपी में कितना योगदान किया है? बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। जीडीपी में यूट्यूब ने कितना बड़ा योगदान किया है? यूट्यूब ने बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदल दी और बहुत सारे लोगों की जिंदगी खराब भी कर दी। ऑनलाइन के कारण जितना बड़ा विस्तार हुआ, बहुत सारे लोग पूरे वर्ल्ड में छा गए और बहुत सारे लोग जो उसमें इन्वॉल्व नहीं हुए, समय से पीछे हो गए। आप देखोगे, राजनेता है, साधु संत है, अध्यापक हैं, बिजनेस के तमाम पैरामीटर से यूट्यूब की वजह से बहुत टॉप पर पहुंचे हैं और उनकी पहचान बनी है। आइए देखें, यहाँ पर ऑप्शन है पहला 1,000 करोड़, ऑप्शन बी 10,000 करोड़, ऑप्शन सी 50,000 करोड़, ऑप्शन डी 80,000 करोड़। इतने का योगदान दिया है जीडीपी में हमारी। सारे विद्यार्थियों, इसका सही आंसर है बी 10,000 करोड़। 10,000 करोड़, ये बहुत बड़ी बात है, इसको याद रखिएगा। इतना बड़ा योगदान जीडीपी में हमारा यूट्यूब के माध्यम से। सारे विद्यार्थियों, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार यूट्यूब की रचनात्मक पारिस्थितिकी ने वर्ष 2021 में देश की जीडीपी में 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का योगदान दिया। भारतीय अर्थव्यवस्था में 7,50,000 से अधिक पूर्णकालिक नौकरियों का समर्थन किया। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के विश्लेषण पर आधारित यूट्यूब प्रभाव रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में 4,500 से अधिक यूट्यूब चैनलों के 10 लाख से अधिक ग्राहक थे और भारत में 1 लाख रुपए से अधिक का सालाना राजस्व कमा रहे थे। चैनलों की संख्या सालाना आधार पर वर्ष 2021 में 60% से अधिक बढ़ गई। अब ये समय तो आप जान रहे हो, कोविड वाला समय था और कोविड में आदमी पूरी तरह से खाली था। उस समय उसके बाद चैनल बनाने के अलावा और कोई काम था नहीं, तो लोगों ने खूब भयंकर चैनल बनाए और अपनी अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। हर तरह के चैनल, ब्लॉग, तमाम तरह की घटनाक्रम यूट्यूब के माध्यम से आए। तो एक पूरा वर्ष 2021 का और 2022 का बहुत बड़ा समय इन कार्यक्रमों में गुजरा है। इस तरह से यूट्यूब के माध्यम से बहुत बड़ा बिजनेस तैयार हुआ है, तो इसे ध्यान दीजिएगा। सारे विद्यार्थियों, अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? हाल ही में चर्चित इनसाइट लैंडर किस ग्रह से संबंधित है?
ध्यान दीजिएगा, परीक्षा के लिए बहुत अच्छा प्रश्न है। इनसाइट लैंडर, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जुपिटर, मरकरी, सैटर्न और मार्स किससे संबंधित है इनसाइट लैंडर? बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान देके बताइए फटाफट। प्यारे विद्यार्थियों, इसका आंसर है डी, मार्स यानी मंगल ग्रह से संबंधित है, मंगल ग्रह से, ठीक है ना। तो ये देखिए, वहां की फोटो भी आपके सामने आ गई है और इसको दिमाग में रखने की जरूरत है। सारे विद्यार्थियों, डेली कुछ ना कुछ अच्छा लेकर आता हूँ, कोशिश करता हूँ कि आप तक पहुंच जाए। अगर आपको चीजें अच्छी लगती हैं तो जरूर शेयर कर दिया करिए, ताकि अन्य विद्यार्थियों तक पहुंच सके और शायद किसी प्रतियोगी विद्यार्थी को मदद मिल सके हमारे द्वारा। आइए अगले उस पर एक्सप्लेनेशन पे ध्यान दें। हाल ही में नासा के मार्स लैंडर इनसाइट ने लॉन्च के 4 साल बाद संपर्क टूट गया है। नासा ने इसको लॉन्च किया था, मार्स लैंडर इनसाइट को, और उसके 4 साल बाद संपर्क टूट गया है। इनसाइट एक मार्स लैंडर था जिसने मंगल ग्रह की पहली गहन जांच की। यह मंगल ग्रह के आंतरिक अंतरिक्ष का गहराई से अध्ययन करने वाला पहला बाहरी अंतरिक्ष रोबोटिक खोजकर्ता है। ये एक रोबोट टेक्नोलॉजी पर बेस्ड एक सिस्टम है जिसने क्या किया है, मंगल ग्रह में जा करके वहां पर पहुंचा है। ये पहली बार कोई ग्रह में पहुंचा है और उसने इस तरह से वहां की आंतरिक अंतरिक्ष की गहराई से अध्ययन किया है, वहां की सूचनाएं दी हैं। हालांकि इसका संपर्क टूट गया है, लेकिन फिर भी इसकी अहम भूमिका है मंगल ग्रह की जानकारी के संदर्भ में। ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, इसका नाम ही है मार्स लैंडर इनसाइट। वो तो हम लोगों ने इसको पूछने के लिए आपसे क्वेश्चन बना दिया। और ध्यान रखिएगा किसकी योजना है, नासा की योजना है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ गया। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने अपने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिया है? मतलब एक बहुत बड़ी बात है, पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देना। क्योंकि जब तक हम इसे उद्योग में कन्वर्ट नहीं करेंगे, तब तक पर्यटन के प्रति लोगों का रुझान नहीं बढ़ेगा और हम उस अनुसार सुविधाएं नहीं प्रदान कर पाएंगे। और जब सुविधाएं नहीं देंगे तो लोगों का आवागमन नहीं होगा। पर्यटन एक बहुत बड़ा उद्योग है। दुनिया के कई देश पर्यटन के माध्यम से ही अपनी आजीविका को चला रहे हैं। वहां पर लोग सिर्फ घूमने टहलने ही जाते हैं, कोई व्यवसाय और नहीं है, सिर्फ पर्यटन ही बहुत बड़ा व्यवसाय है। आप ऐसे तमाम देशों के बारे में जानते हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या हो सकता है। ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी उत्तराखंड। चित्र को देख के तो आपको कुछ आइडिया लग गया होगा कि उस चित्र में हमने आपको वो चीजें दिखा दी हैं। इनको देखकर आपको तुरंत आइडिया लगना चाहिए। एक तो आपको हाथी दिखा दिया गया, दूसरा आपको गैंडा दिखा दिया गया और अपना टाइगर तो वहां पर है ही। तो ध्यान रखिएगा, ये जो आपको बताया जा रहा है ये आसाम को, असम में इस बात के लिए उद्योग को विकसित करने की बात की गई है कि पर्यटन क्षेत्र को हम उद्योग का दर्जा देंगे और यहाँ पर उसको विकसित करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, अगले क्वेश्चन पर आने से पहले इसकी व्याख्या को देख ले। हाल ही में असम कैबिनेट ने निवेश को आकर्षित करने और रोजगार सृजित करने के लिए राज्य के पर्यटन क्षेत्र को औद्योगिक दर्जा प्रदान करने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देने के साथ अब रेस्तरां, कैफेटेरिया, हेल्थ क्लब, स्पा और वेलनेस सेंटर अन्य लोगों के बीच औद्योगिक नीति के तहत प्रोत्साहन के लिए पात्र हैं। अब ये सारी चीजें बहुत आवश्यक हो गई हैं, रेस्तरां होना, कैफेटेरिया होना, हेल्थ क्लब होना, स्पा वगैरह, ये सभी आजकल जो है आवश्यकताओं में आ गए हैं। लोग इनका हिस्सा बनते हैं, कहीं जाते हैं तो इन सबको एंजॉय करते हैं। तो ये सारी चीजें की गई है। असम की कैबिनेट ने इस संदर्भ में निर्णय लिया है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। ऑनलाइन उपभोक्ता समीक्षा पर रूपरेखा किसने अधिसूचित की है? बहुत अच्छा प्रश्न है। हु हैज नोटिफाइड द फ्रेमवर्क ऑन ऑनलाइन कंज्यूमर रिव्यूज? तो आंसर देखिए, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, अमेजॉन इंडिया, फ्लिपकार्ट इंडिया, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। ये एक अच्छा प्रश्न बनेगा आपके लिए आने वाले समय में। बैंकिंग का तो बहुत हिट क्वेश्चन हो जाएगा कि ऑनलाइन उपभोक्ता समीक्षा पर किसने रूपरेखा को अधिसूचित किया है, इसको बताना है आपको। फटाफट आंसर देने का प्रयास करिए। पहले विद्यार्थियों, इसका आंसर है ए, भारतीय मानक ब्यूरो, इंडियन स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, भारतीय मानक ब्यूरो कहते हैं, मानक ब्यूरो।
याद रखिएगा, ठीक है। हाल ही में केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने लोकसभा में ऑनलाइन उपभोक्ता समीक्षा पर जानकारी साझा की। भारतीय मानक ब्यूरो ने ऑनलाइन उपभोक्ता समीक्षा पर रूपरेखा अधिसूचित की है। इसका उद्देश्य है ई कॉमर्स में नकली और भ्रामक समीक्षा से उपभोक्ता के हितों की रक्षा करना। ध्यान रखिएगा, ई कॉमर्स में नकली और भ्रामक समीक्षा से उपभोक्ता के हितों की रक्षा करना। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भी बना हुआ है, और चूंकि ऑनलाइन की बात हो रही है तो ऑनलाइन के संदर्भ में ये बातें बताई जा रही है कि भारतीय मानक ब्यूरो जो बना हुआ है भारतीय स्तर पर, उसके द्वारा ऐसी समीक्षा की गई है। प्यारे विद्यार्थियों, प्रतिदिन की तरह 10 क्वेश्चन आपके पास लेकर आया था, ये सोच करके कि आप इसकी तैयारी करेंगे, देखेंगे। निश्चित रूप से नोट किया करिए, चीज़ों को अपने पास रखा करिए। अगर आपको ये सारे मैटर्स चाहिए तो मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। और हमारे एप्लीकेशन भी इसी नाम से गूगल प्ले स्टोर पर पड़े हैं, आप उससे भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए, जीवन पथ पर आगे बढ़ने का प्रयास करिए। जीवन का महत्व है सफलताएं, जीवन का महत्व है एक सक्सेसफुल आदमी के रूप में जीवन को जीना, बेहतर तरीके से जीवन जीना। अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।